राजस्थान की जलवायु के बारे में बात करते हैं। देखिए, राजस्थान की जो जलवायु है वो आपको शुष्क से लेके उप आर्द्र तक देखने को मिलेगी। उप आर्द्र मतलब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होना, तो उससे थोड़ी सी कम उप आर्द्र उसको बोलते हैं, और शुष्क मीन्स बिल्कुल सूखा। ये वीडियो सिर्फ फैक्ट्स को कवर करती हैं, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट मैप्स हैं वो आपको शो किए जाते हैं। अगर आपको यूज़फुल लगता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो सिर्फ जो पॉइंट्स ध्यान रखने के लिए हैं उनके लिए वीडियोज़ हैं। अगर आपको देखकर ही पढ़ना है तो अभी हमारे पास पीडीएफ रेडी नहीं है, इसलिए मैं आपको पीडीएफ्स दिखाकर नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप सुनेंगे, आप डबल स्पीड पे लगाकर सुन सकते हैं। फैक्ट्स मैं आपको सारे प्रोवाइड कर रही हूँ। देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण होते हैं कि आपका अक्षांशीय स्थिति कौन सा है, समुद्र से कितनी दूरी है, ऊंचाई कितनी है, अरावली पर्वत की दिशा क्या है, हवाएं कैसी चलती हैं, धरातल कैसा है। अब आ जाते हैं ऋतुएं। देखो, एक होता है ग्रीष्म ऋतु। अब जैसे मई का महीना चल रहा है तो मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून, ये जो 4 महीने हैं, यहाँ पे तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। और सबसे ज़्यादा मतलब कि आंधियाँ उत्पन्न होती हैं, और सबसे ज़्यादा आंधियाँ कहाँ चलती हैं? गंगानगर के अंदर चलती हैं। ये फैक्ट ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा आंधियाँ कहाँ? गंगानगर में। फिर देखो, फिर आता है अब जो ये मीन्स क्योंकि इतनी गर्मियाँ चलेंगी तो यहाँ पे फिर वो भी आएगा, क्या कहते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला पॉइंट बन जाएगा। वो अभी ऋतुएं मैं अभी आपको कराऊंगी कि बारिश वगैरह सब कैसे होती है। फिर देखिए वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु क्या होगा? वर्षा जुलाई से लेके सितंबर, जब बच्चों के स्कूल खुलते हैं जुलाई से, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने के करीब 90 to 95% जो है टोटल जितनी वर्षा होनी है उसका 90 to 95% इन्हीं 3 महीनों में प्रोवाइड हो जाता है। अच्छा, मॉनसून कहाँ से आता है? इंडियन ओशियन के जो दक्षिणी पश्चिमी है, यानी कि साउथ वेस्ट से आता है ना मॉनसून। अब 2 तरफ से आएगा, एक तो अरब सागर से आएगा, एक बंगाल की खाड़ी से आएगा। जब अरब सागर से आता है तो वो अरावली के समानांतर हो जाता है, तो सिर्फ कुछ जिलों के सिरोही जिले के, ध्यान रखिएगा, सिरोही जिले के कुछ भागों को छोड़ के पूरे राजस्थान में वर्षा कहीं नहीं होती। मतलब सिर्फ सिरोही जिले के कुछ भागों को छोड़ के, मतलब सिरोही में होती है, बाकी कहीं पे भी वर्षा नहीं होती। जो हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है, कि अरावली के समकोण यानी कि अराउंड 90 डिग्री पर तो टकराता है, तो उससे अच्छी वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है, ठीक है। और अरब सागर से सिरोही के कुछ जिलों के अंदर होगी, वो समानांतर होगी, और बंगाल की खाड़ी वाली समकोण होगी। राजस्थान में मॉनसून कब आता है? 20 जून से जून के अंत तक आता है, यानी कि अभी कोई आसार नहीं है, अगले महीने जून से जून के अंत तक आएगा। और फिर जुलाई के स्टार्टिंग में ये दिसंबर मतलब 15 जुलाई तक जैसलमेर तक पहुंच जाता है, ठीक है। अभी आपको एक मैप भी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको जो वर्षा है वो दिखाई देगी कि कहाँ पे कितनी सेंटीमीटर बारिश होती है। तो जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ जाते जाएंगे उतनी ही सेंटीमीटर जो रेखा है वो कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ आते चले जाएंगे, पूर्व की तरफ आते चले जाएंगे, उतनी उतनी सेंटीमीटर जो रेखाएं हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। फिर आता है शीत ऋतु। तो अक्टूबर से शुरू होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, करीब करीब 5 महीने। अब यहाँ से मॉनसून जो है वो प्रत्यावर्तन हो जाएगा, यानी कि उल्टा जाएगा, मॉनसून वापस जाएगा। तो यहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत बारिश होती है, जो किस वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, पछुआ पवनों की वजह से, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भूमध्य सागर जो है, मिड ओशियन जो है, मेडिटेरेनियन ओशियन जो है, वहाँ से वर्षा आती है, जिसको कहते हैं मावट। अब सर्दियों में ही रबी की फसलें होती हैं, तो वो उनमें हेल्प करती हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी हो गई? गेहूँ, चना, सरसों, जो कि सर्दियों में उगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक कुछ और बात और ध्यान रखेंगे, जो राजस्थान में जो कुल वर्षा है 57.5 सेंटीमीटर, जिसकी मात्रा दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम तक, यानी कि आप साउथ ईस्ट से लेके जब नॉर्थ वेस्ट तक जो बारिश जा रही है वो क्या होती चली जाएगी? घटती चली जाएगी। वो मैंने आपको बताया है कि जैसलमेर तक घटती हुई चली जाती है। सब फलोदी के अंदर जो वर्षा है उसकी परिवर्तनशीलता सर्वाधिक अधिक पाई जाती है फलोदी के अंदर, ठीक है। मतलब परिवर्तनशीलता सबसे ज़्यादा कहाँ? फलोदी में। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में, ठीक है, जिला की बात करें। और स्थान की बात करें तो माउंट आबू के अंदर, ओके। सबसे कम कहाँ होगी? जैसलमेर में। देखो, सबसे ज़्यादा परिवर्तनशीलता कहाँ देखी जाती है? फलोदी में। सबसे ज़्यादा बारिश किस जिले में होती है? झालावाड़ में।
सबसे ज़्यादा बारिश किस स्थान पर होती है? माउंट आबू में। सबसे कम बारिश कहाँ होगी? जैसलमेर में। फिर देखो कुछ वर्गीकरण है, जैसे कि 5 प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहले शुष्क, शुष्क मतलब जहाँ पे 0 से लेके 20 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, तो ये थोड़े से पश्चिमी वाले एरिया होंगे, यानी कि वेस्ट वाले, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, नागौर। फिर अर्धशुष्क या जिसको स्टेपीज भी बोलते हैं, यानी कि 20 to 40 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा मैप ध्यान रखोगे तो याद रहेगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जालोर, ब्यावर। फिर उप आर्द्र होगी, ठीक है, उप आर्द्र 40 to 60 सेंटीमीटर। अब ये सीकर, जयपुर, दौसा, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, पाली, टोंक, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, उत्तरी डीग, सिरोही। फिर आप देखोगे आर्द्र, उप आर्द्र, फिर आर्द्र, आर्द्र 60 to 80, यानी कि दक्षिण पूर्वी पठार एक तरीके से। तो अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। फिर अति आर्द्र, यानी कि जहाँ पे 60-80 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है, तो वो कौन से है? कोटी, बूंदा, कोटा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तो है ही है, ठीक है। बूंदी वैसे उसमें आता है, क्या कहते हैं, आर्द्र में आता है, इसमें नहीं आता। तो इसमें कोटा, बारा, झालावाड़, साथ में बिल्कुल जो साउथ वाले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे तो कुछ लोगों ने वर्गीकरण भी किया है ना। तो अगर कोपेन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा BWHW, है ना। फिर दिखाई देगा BSHW, फिर दिखाई देगा CWG, फिर AW। तो BWHW क्या है? मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है? शुष्क प्रदेश है ये, मतलब बहुत शुष्क है। फिर BSHW में क्या है? अर्ध शुष्क है, मतलब इतना ज़्यादा शुष्क नहीं है लेकिन शुष्क है। CWG में मॉनसूनी वर्षा है, और AW में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। फिर आप देखोगे थॉर्नवेट के अनुसार, तो थॉर्नवेट के अनुसार क्या है? तो देखो थॉर्नवेट ने भी 4 में बांटा है, EAD मतलब बहुत सूखा, उष्ण कटिबंधीय है। DWD मीन्स ऊपर वाला, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, यानी कि जो बीकानेर संभाग है, यानी कि मध्य तापीय अर्धशुष्क। फिर DAW ज़्यादातर एरिया इसके अंदर ही है, ये उष्ण कटिबंधीय है, उप आर्द्र। और CAW यानी कि उष्ण कटिबंधीय है, वो उप आर्द्र है, ये आर्द्र है सिर्फ। फिर देखते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब, अपवाह तंत्र का पिछली बार भी क्वेश्चंस आए थे कि रिवर्स को लेके। अरब सागर में कितनी नदियां? 17%, 17%। बंगाल की खाड़ी में 23%, और जो बीच बीच में राजस्थान में जलती हैं और राजस्थान में ख़त्म हो जाती हैं 60%, ठीक है। अब देखो, अब ये सब नहीं याद करना कि अरब में कौन सी जाती है, बंगाल में कौन सी जाती है, अंतः प्रवाहित नदियाँ कौन सी हैं। पहले हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसको दोबारा से मैं एक बार फिर भी रिपीट कर दूंगी। देखो सबसे पहले आंतरिक प्रवाह अपवाह वाली नदियाँ हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखो घग्गर नदी, ये आया था कि कहाँ पर कैसे एंटर करती हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना है। देखो आंतरिक के अंदर सबसे पहले आती है घग्गर नदी। अब घग्गर नदी हिमाचल की शिवालिक में कालका के निकट से चलती है, हनुमानगढ़ जिले में आती है, टिब्बी नामक स्थान में प्रवेश करती है। इसी टाइप के क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि किस जगह पर प्रवेश करती है, तो हनुमानगढ़ के टिब्बी में प्रवेश करती है। फिर हनुमानगढ़ के भटनेर में विलीन हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है, पता नहीं चलती घग्गर कहाँ चली गई, ठीक है। इसके दूसरे नाम नाली, मृत नदी, नट नदी, द्विशवती नदी, वैदिक कालीन सरस्वती, ये वैदिक कालीन सरस्वती मैंने, हाँ, वैदिक कालीन सरस्वती नदी की सहायक भी ये है, ठीक है। तो घग्गर नदी कहाँ से चलेगी? हिमाचल के शिवालिक से चलेगी, हनुमानगढ़ में टिब्बी पर प्रवेश करेगी, और हनुमानगढ़ के भटनेर में, मतलब टिब्बी में एंटर करी और भटनेर में विलीन हो गई है। फिर दूसरी देखो आंतरिक प्रवाह अपवाह वाली कांकनी या फिर काकने या फिर मसूदी, ये जैसलमेर में एक गांव है कोटारी गांव, वहां से निकलती है और बुझ झील में गिर जाती है, बस इतना ही ध्यान रखना है। कांकनी नदी जैसलमेर में कोटारी, देखो कांकनी कोटारी, कोटारी गांव से निकली और कब बुझ गई पता नहीं चला, बुझ जली झील में गिर जाती है। फिर है रूपनगढ़ नदी, ये सब आंतरिक अपवाह वाली हम पढ़ रहे हैं। रूपनगढ़ अजमेर के किशनगढ़ पहाड़ियों से चलती है।
फिर सलेमाबाद से होकर डीडवाना कुचामन जिले से बहते हुए सांभर झील में गिर जाती है। किसकी बात की? रूपनगढ़ नदी की बात की है हमने। अजमेर जिले के किशनगढ़ पहाड़ी से निकलेगी, सलेमाबाद से प्रवाहित होकर डीडवाना कुचामन जिले से बहते हुए सांभर झील में गिर जाएगी। फिर है मेंथा या मेढ़ा नदी, ये जयपुर और सीकर से निकलकर सांभर झील में गिर जाती है। देखो रूपनगढ़ भी सांभर में गिरी है, मेंथा मेंढा भी सांभर में गिरेगी। मेंथा मेढ़ा कहाँ से? जयपुर से, सामोद मनोहर की पहाड़ियों से और सीकर हर्ष की पहाड़ियों से, रूपनगढ़ अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियों से, फिर सलेमाबाद गई, फिर डीडवाना कुचामन से होते हुए सांभर झील में गिर गई। फिर देखो कांतली या फिर काटली नदी, ये सीकर जिले है। सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और सीकर और झुंझुनू में प्रवाहित होते हुए चूरू के पास जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसका जो बहाव क्षेत्र है उसको तोरावाटी और गणेश्वर सभ्यता भी इसी नदी पर थी। तो सीकर में गई, खंडेला की पहाड़ियों से निकली, तो सीकर में से तो जाएगी, फिर झुंझुनू गई और फिर चूरू के अंदर जाके गायब हो गई। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू। फिर एक है साबी या फिर साहिबी नदी, ये नदी सीकर और जयपुर जिले के बीच में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो स से ही ध्यान रखना, तो सेवर की पहाड़ियाँ, सा से ध्यान रखना सीकर, अब सीकर के साथ जयपुर और ध्यान रखना है। सोता नदी, सोता नदी क्या है भाई? सभी सो गए, तो साबी की सहायक नदी है, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। फिर है रूपारेल, वरहा या फिर लसावरी नदी, ये अलवर जिले की थानागाजी तहसील से निकलती है। ठीक है, अलवर में थानागाजी तहसील है, वहाँ पर उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और फिर डीग भरतपुर तक होते हुए लुप्त हो जाती है। और इस नदी की एक शाखा को रोककर सिलीसेड झील का भी निर्माण करवाया था अलवर में विनय सिंह ने, अगर आपको याद हो जब मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो पहले मैं एक और पढ़ा देती हूँ। सांभर झील में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो एक तो है मेंथा, खारी, रूपनगढ़, खंडेल। ठीक है, ये प्रमुख नदियां हैं जो कि सांभर झील में गिरती हैं, है ना। कौन कौन सी है? देखो मेंथा तो ध्यान रहेगा आपको। अब मैं ना थी खारी, ऐसे आप याद रख लो। तो मेंथा, खारी, ख से ही याद रखो खंडेल, मैं ना थी खारी। ठीक है, और रूपनगढ़, ये 4 नदियां ध्यान रखनी है जो कि किस में गिरती हैं? सांभर झील में गिरती हैं। एक बार इनको नदियों को थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ अगर कुछ ट्रिक से बता सकूँ। तो देखो घग्गर नदी तो है शिवालिक से, हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी से निकली, हनुमानगढ़ के भटनेर में विलीन हो गई। ठीक है, कांकनी नदी जैसलमेर के कोटारी गांव से निकली और भुज झील में गिर गई। रूपनगढ़ अजमेर जिले के किशनगढ़ पहाड़ियों से निकली, सलेमाबाद में गई, डीडवाना कुचामन में सांभर झील में गिर गई। मेंथा जयपुर से निकली, जयपुर और सीकर से निकल के सांभर झील में गिर गई। कांतली नदी सीकर जिले से निकली, खंडेला की पहाड़ियों से, सीकर झुंझुनू से होते हुए चूरू में लुप्त हो गई। साबी सीकर और जयपुर के बीच में सीमा पर सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। सोता नदी साबी की सहायक नदी है। रूपारेल नदी सिलीगेट झील का निर्माण करती है, अलवर जिले की थानागाजी तहसील से निकलती है और डीग भरतपुर में प्रवाहित होकर लुप्त हो जाती है। अब थोड़ा देखते हैं, ये हो गई आंतरिक अफवाह वाली। अब देखो बंगाल की खाड़ी में कौन सी जाती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले चंबल तो बंगाल की खाड़ी में जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाएगी, क्योंकि आप देखोगे तो ऊपर की तरफ जा रही है और फिर ऊपर से होते हुए राइट हैंड साइड में मूव करेगी। तो चंबल नदी सबसे लंबी नदी है और एकमात्र ऐसी नदी है जो कि वर्ष भर बहती है, यानी कि पूरे साल इसमें पानी होता है। इसके और भी नाम है जैसे कि चर्मनवती, कामधेनु, नित्यवाही, वाटर सफारी। ये क्या करती है? ये राजस्थान से इसका उद्गम नहीं है, मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी से जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है ये। तो देखो ज को कभी कभी बच्चे च बना देते हैं, तो चंबल जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ स्थान पे प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़ जिले में यह भैंस रोड के निकट चूलिया जलप्रपात बनाती है। अब इस नदी पर बांध बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में बना हुआ है गांधी सागर बांध। हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में आई तो वहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध, फिर कोटा में आई तो जवाहर सागर बांध, और फिर कोटा में ही कोटा बैराज। तो ये 4 बांध भी ध्यान रखने हैं, 2 कोटा में है, 1 चित्तौड़ में है और 1 मध्य प्रदेश में है।
इसकी सहायक नदियाँ ध्यान रखिए, काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो कि दाएं की तरफ से इसमें ऐड हो रही हैं और काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो कि बाएं की तरफ से ऐड हो रही हैं। देखो चंबल नदी के राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, मतलब चंबल अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो इसके दाएं तरफ से, है ना, दाएं तरफ से देखो कौन कौन सी हैं। हाँ देखिए, कुनू, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन, छापी, चोली, नेवज, काली खो, बैंथली, अंधेरी, लहसी, बिलास, काली खाड़। और बाएं से कौन कौन सी हैं? तो बाएं से कौन कौन सी हैं? बामनी या फिर ब्राह्मणी, कुराल, मेज, घोड़ा पछाड़, चाकन या फिर बनास। जितनी याद रह जाए उतनी याद रख लीजिएगा आप। मेन जो है वो कैसे ध्यान रखोगे कि लेफ़्ट साइड से, यानी कि लेफ़्ट बाएं साइड से कौन कौन सी हैं? बनास है, मांगली, मेज, कुराल, चाकन, बामनी। राइट से कुन्नू, पार्वती, परवन, आहू, काली सिंध। देखो आहू काली सिंध तो फोर्ट भी है ना, चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी है, और काली सिंध और छोटी काली सिंध ये इस तरफ है। परवन, पार्वती, कुन्नू भी इस तरफ से ही है। उस तरफ से कौन सी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी है? बनास, मांगली, मेज, कुराल, चाकन, बामनी। इसके अलावा तो बहुत सारी हैं, बाकी मैंने बोल ज़रूर दिया है, याद रह जाए तो आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, काली सिंध नदी भी कहाँ से निकलती है? काली सिंध भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। वैसे इसकी और सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कि चंद्रभागा, सिवान, आलनिया। काली सिंध नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। अब काली सिंध की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, आहू, निवाज, उजाड़ और परवन। पार्वती नदी भी मध्य प्रदेश में सीहोर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि बैंथली, लहासी, बिलास, अंधेरी, रेतली, अहेली, कूल। आहू नदी भी मध्य प्रदेश से और राजस्थान के झालावाड़ में गागरोन नामक स्थान पे काली सिंध से मिलती है। ठीक है, और इसी पे गागरोन का किला भी स्थित है। तो ये इनकी सहायक नदियाँ तो याद रहें ना रहें, काली सिंध, पार्वती और आहू की, लेकिन काली सिंध, पार्वती, आहू जो है वो चंबल की सहायक नदी है, ये ध्यान रखेंगे। फिर देखो बनास नदी। बनास नदी क्या है? जो कि चंबल नदी को लेफ्ट से, यानी कि बाएं से जो जोड़ रही है ना, बाएं से। तो बनास नदी के बारे में देखो क्या ध्यान रखना है। बनास नदी कहाँ से? राज संबंध में खमनोर की पहाड़ियों से, है ना। तो राज बहुत बनता है ना, उसमें बड़ा खोर है, ऐसे याद रख लो बस। तो राज संबंध में खमनोर की पहाड़ियों से, और राजस्थान में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, मतलब सबसे ज़्यादा जो, मतलब सबसे लंबे जो लेंथ जो कवर कर रही है वो सबसे लंबी नदी है। इसे वन की आशा कहा जाता है, वरनाशा कहा जाता है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या करती है, काफ़ी सारे लोगों का काम चला रही है। वर्णशा नदी, वशिष्ठी नदी के नामों से जाना जाता है। और बनास नदी पर ही टोंक जिले में बीसलपुर बांध बना हुआ है, और सवाई माधोपुर में इसरदा बांध बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, बनास नदी। स्पीड कम लगे तो आप थोड़ा सा स्पीड को डबल पर भी करके देख सकते हैं, अगर बहुत अच्छे से याद है। अब देखो बनास नदी के भी बहुत सारी वो हैं सहायक नदियाँ। दाएं से बेडच और मिनाल, बाएं से कोठारी, खारी, ढाई, माशी, ढूंढ, मोरेल। बेडच नदी की बात करें तो बेडच नदी उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, बेडच नदी उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। अब उसकी सहायक नदियाँ वैसे गंभीरी, गुजरी, ओरई, वागन है। तो ये सहायक नदियाँ अगर आप रहने भी दो तो ठीक है, बाकी अगर किसी को याद है तो वो याद कर सकता है। वैसे बेडच नदी उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से। मेनाल नदी भीलवाड़ा से निकलकर बिंगोद के निकट बनास में मिलती है, और यहाँ पर बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम भी है, और इस नदी पर मेनाल जलप्रपात भी बना हुआ है। तो बेड़च और मेनाल किसकी सहायक नदियाँ हैं? बनास की हैं। बेड़च कहाँ से? उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों से। मेनाल भीलवाड़ा के बिंगोद के निकट से बनास निकलती है। ठीक है, फिर देखिए कोठारी नदी। कोठारी नदी कहाँ से? राज संबंध में दिवेर से। ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर भीलवाड़ा में मेजा बांध भी बना हुआ है, कोठारी नदी। खारी नदी कहाँ से? राज संबंध में बिजराल गांव से। बाण गंगा या अर्जुन की गंगा कहाँ से? हो सकेगा तो इनकी नदियों के उद्गम का मैं कोई ट्रिक वाला वीडियो भी ले आऊँगी।
और फिर उसको पोस्ट भी कर दिया जाएगा। तो आप बस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि पता चलता रहे आपको कि कहाँ पर हम क्या पोस्ट कर रहे हैं। बाणगंगा अर्जुन की गंगा जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और फिर दौसा भरतपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना के जिले से मिल जाती है। करौली में पांचना बांध है जो कि भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा, भैंसावाट के संगम से निर्मित है। गंभीर नदी कहाँ से, उसको उटंगन भी कहते हैं, करौली, भरतपुर, धौलपुर से प्रभावित होते हुए यमुना में मिल जाती है। गंभीर की सहायक नदी पार्वती है जो कि छाबर की पहाड़ियों करौली से निकलती है। अब बात करते हैं हम जो अरब में जाएंगी। अरब में मध्य प्रदेश से सबसे पहले माही नदी, तो मध्य प्रदेश से मेहद झील से निकलेगी, आमरोरू से राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कुल लंबाई इसकी 576 किलोमीटर है, राजस्थान में 171 किलोमीटर। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा कहते हैं। इसकी वजह से प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र 56 बेसिन कहलाता है। ठीक है, इसमें माही बजाज सागर बांध और बांसवाड़ा में पिकअप बांध और गुजरात में कड़ाना बांध और माही बजाज सागर बांध का है बोरखेड़ा में। तो मेहद झील से निकली माही और खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। फिर देखो माही की सहायक नदियाँ सोम, जाखम, ईरू, मोरेन, अनास, चाप, हरन। सोम नदी बिछमेड़ा की पहाड़ियों से, जाखम नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, साबरमती उदयपुर से। ठीक है, सहायक नदियाँ सेई, सिरी, धामनी भी हैं, वाकल, हारनव ये सब भी हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं पश्चिमी बनास नदी से। तो इसको बहुत इजीली ध्यान रखना है। पश्चिमी बनास सिरोही जिले के नया सनावरा से उद्गम होता है। ठीक है, पश्चिमी बनास कहाँ से, सिरोही के सनावरा गांव से उद्गम होगा। सकूली या सीपू इसकी सहायक नदी है। फिर बात करते हैं लूनी नदी की। लूनी नदी लनवती तो अजमेर की नाग की पहाड़ियों से निकलती है, सागरमती नाम से भी जाना जाता है, और फिर सरस्वती नदी से मिल जाती है और इसका नाम लूनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर पहले सागरमती के नाम से और फिर पुष्कर की पहाड़ियों से आने वाली सरस्वती नदी से मिलती है तो लूनी के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थल से बालोत्रा तक पानी मीठा है और उसके बाद खारी हो जाता है। बाड़मेर में रंगाई छपाई के कारण इसका जल प्रदूषित हो गया है। जोधपुर में इस पर जसवंत सागर बांध भी बना हुआ है। इसकी नदियाँ सिर्फ दाएं से एक ही ध्यान रखनी है, जोजड़ी, बाकी सब बाएं से हैं, बांडी, घुइया, सुकड़ी, मीठड़ी, लीलडी, जवाई, खारी, सागी, सगई। अच्छा, बस ये नदियाँ थी। थोड़ा मैप वगैरह देखोगे तो याद हो जाएगा। ट्रिक्स का वीडियो हो सकेगा तो मैं शेयर करूँगी। त्रिवेणी संगम बनास, बेड़च, मेनाल है ना, ब में है ना, ब में। तो बिंगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में है, ब पे है। माही, सोम, जाखम, बेनेश्वर, डूंगरपुर में। चंबल, बनास, सीप, चबसी है ना, चबसी, चंबल, बनास, सीप, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर के अंदर है ना, चबसी, सवाई, चबसी। बनाई, बनास, डाई, खारी है ना, बड़खा कहाँ पे, राजमहल टोंक में। देखो मैंने अपनी तरफ से बताया आपको, आप अपनी ट्रिक भी अपने आप बना सकते हैं। फिर आ जाते हैं राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, मिनाल पर है, भीमलत मांगली पर है। प्रमुख नदियों के अपवाह तंत्र देखें तो घटता हुआ क्रम सबसे बड़ा बनास का है, फिर लूनी का, फिर चंबल का, फिर माही का। उपलब्ध जल के आधार पर देखें तो पहले चंबल आएगी, फिर बनास, फिर माही, फिर लूनी। बीकानेर और चूरू में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। तो अगर हम वैसे देखें, मतलब अपवाह में देखें तो बनास, फिर लूनी, फिर चंबल, फिर माही। तो ब ल च म। और जल के आधार पे देखें तो चंबल पहले आएगी, फिर बनास, फिर माही और फिर लूनी। ठीक है, तो च ब म ल, उसमें बनास पहले, इसमें चंबल बाद में है। ठीक है, उसमें बनास पहले है, इसमें चंबल पहले है। ठीक है, देख लेना, याद रह जाए। दोबारा से मैं बता देती हूँ। जल ग्रहण यानी कि अपवाह क्षेत्र के बेसिस पे बनास,
फिर लूनी, फिर चंबल, फिर माही, है ना। तो ऐसे याद रख लो कि बाल बाल चबा रहे हैं माही, है ना, ऐसे याद रख लो। तो बनास, लंबी, लूनी, चंबल, माही की बाल चबा रहे हैं माही। और जल के आधार पर चबाओ मत माही, है ना। तो चंबल, बनास, माही, लूनी, लूनी लास्ट में रह जाएगी। अब झीलें रह गई हैं, झीलें भी कराते हैं। फिर मृदा आ जाएगी। चलो हर दिन मैं करा ही रही हूँ आपको, होपफुली मैं कवर कर दूँगी। इसकी ट्रिक्स हो सकती है तो अभी थोड़ा सा हम इसको ऐड कर देंगे, वरना कल की वीडियो के अंदर मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँगी।